हेलो बेटा, एज़ यू ऑल नो कि हमारे फर्स्ट से लेके 11 तक हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 12 चैप्टर। उसके बाद जो हमारा सिर्फ सिलेबस पेंडिंग रह जाएगा वो है चैप्टर नंबर 13। आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैक्रो की बुक भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इंडियन इकोनॉमी बुक में आज हम अपना 12 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आफ्टर दैट ओनली 13 चैप्टर विल बी लेफ्ट। तो आपका सिलेबस यहाँ पे 13 चैप्टर के बाद फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपकी रिवीजन होनी है। तो 267 पेज, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप इंग्लिश में भी पढ़ के आए हैं, पैराग्राफ वगैरह आपके होते थे, ठीक है, टॉपिक वगैरह आप लिखते थे। तो छोटे क्लासेस से ही आप इस चीज़ के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने एनवायरनमेंट की बात की हुई है। तो एनवायरनमेंट के बारे में आपको क्या कहा गया है? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर एफर्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। एनवायरनमेंट एक वो चीज़ है जो क्या करती है, वो सारी कंडीशंस और इफ़ेक्ट्स बताती है जो ह्यूमन की लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट इज़ सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। It includes what it includes? It includes the surroundings, nearby areas, and totality of resources. The resources we are used in our economy that affect our existence, जो हमारी existence को affect करते हैं, and the quality of our life. According to the Environment Protection Act 1986, you have to remember this year. Environment Protection Act 1986, environment includes water, air, land and interrelationship between exist among the between water, air and land and human beings and other creatures, plant, organism, microorganism and property. So we can say that environment includes all things which are interrelated in our economy, surrounding us, जो भी हमारे आस पास हैं चीज़ें, वो सब environment का पार्ट है। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चला? दे आर फिजिकल एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स। अबायोटिक भी होते हैं और बायोटिक भी होते हैं। फिजिकल में आपका एक आता है लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस टू एज अ गिफ्ट, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है एज अ गिफ्ट। लिविंग एलिमेंट्स में आपका क्या क्या आएगा? देखिए, प्लांट्स, एनिमल्स विच इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन की लाइफ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो यही आपको सेम डेफिनेशन दी हुई है। आफ्टर दैट, सिग्निफिकेंस और वी कैन से फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। द फर्स्ट फंक्शन इज एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन। देखिए, यू वांट टू गेट द रॉ मटेरियल, सो यू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट नियर बाय प्लेसेज यू, ठीक है। इट इंक्लूड द फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मिनरल, वाटर, सॉइल एंड अदर्स विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स। ये चीज़ें हमारे लिए एक इनपुट का काम करती हैं, एक रॉ मटेरियल का काम करती हैं, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? यूजफुल थिंग्स में, जो हमें चाहिए। तो इसमें आपका है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो चीज़ें होती हैं जिसको आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल जिसको आप दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। आफ्टर दैट, द सेकेंड फंक्शन इज एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरनमेंट हमें लाइफ भी देता है। देखिए, हमें सन, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब इंडिग्रेंट्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के जीने के लिए। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। एनवायरनमेंट एसिमुलेट वेस्ट। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट क्या करती हैं? वेस्ट। दिस अकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। और ये किसकी फॉर्म में होता है? गार्बेज। तो इस गार्बेज को एब्जॉर्ब कौन करता है? वो भी तो एनवायरनमेंट ही करता है। आफ्टर दैट, एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। Surroundings include river, oceans, mountains and desert. Man enjoys these surrounding, adding up to the quality of life. आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसे इंक्रीज होती है? आपके आसपास नदियाँ हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, तो ये चीज़ें हमारी इकोनॉमी को और ब्यूटीफुल बनाती हैं। उसके बाद आपको क्या कहा गया है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन exploitation of resources does not exceed
द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट रिसोर्स एंडोरमेंट इज नॉट एग्जॉस्टेड और डिप्लेटेड। इन्होंने हमें क्या पे कहा यहाँ पे कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किससे, रीजनरेशन से। यानी कि आप ये देखिए, आप उतना ही यूज़ कीजिए जितना आप रीजनरेट कर सकते हो, या आप उससे ज़्यादा रीजनरेट कर सकते हो ताकि फ्यूचर आने तक वो ख़त्म ना हो जाए। फिर है रीजनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट सो दैट एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉल्यूटेड। जो आप रीजनरेट करते हो वेस्ट को, डज नॉट एक्सीड, वो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को ना ख़त्म करे, नहीं तो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट क्राइसिस अकर्स। एनवायरनमेंट क्राइसिस कब होते हैं, जब कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, हमारी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे कह रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की तब बनी रहती है जब ज़्यादा ना हो, बट अगर ज़्यादा हो गया तो वो हमारे लिए क्या आ जाएंगे, एनवायरमेंटल क्राइसिस आ जाएंगी। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है, 2 बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and degradation of natural resources. We have to face the problem of exploitation of natural resources. Natural resources are exploited day by day, and the degradation of natural resources. So the first one is pollution. Pollution refers to those activities of production and consumption which challenge purity of air and water and thereby pollute the environment. Pollution में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हम कंजम्पशन करते हैं, उस चीज़ से प्रॉब्लम आती है, हमारा हवा पानी सब कुछ दूषित होता है। इट इज़ अ सीरियस चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ता है। तो पोल्यूशन देखिए आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कब होता है, एयर कैरीज ऑक्सीजन। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड। वट कोज इज एयर पॉल्यूशन, किस वजह से होता है एयर पॉल्यूशन, जो आपके पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं एयर में। दीज पॉल्यूटेंट में भी पॉइजनस गैसेस भी हो सकती हैं, लाइक ओजोन गैस है, ठीक है, और मे बी सब्सटेंडेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और इसमें आपके क्या क्या फैक्टर हैं, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रियों से, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कॉयल यूज़ होता है। पॉइजनस गैस आपकी प्लास्टिक वगैरह जो हम करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ से। एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल से जो निकलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एयर पॉल्यूशन करती हैं। देखिए बॉक्स में आपको क्या क्या रखा है, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सप्लॉयटेशन होगा, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म होंगे, आप पेड़ों को ख़त्म कर रहे हैं, प्लांट्स ट्री का यूज़ कर रहे हैं। मिस यूज़ यानी कि आप उसका गलत जगह पे यूज़ कर रहे हो, आप उसको डिग्रेड कर रहे हो। यूज़ ऑफ वुड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल, आप हाउस होल्ड फ्यूल में वुड को यूज़ कर रहे हैं। रिवर को आप यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए, यानी कि अपना इंडस्ट्री से निकला हुआ कूड़ा वहाँ हम फेंकते हैं जो। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या रखा है, डिड यू नो एयर पोल्यूशन कॉजेज। एयर पोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है ये आप लर्न करेंगे, हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, एंड दीज आर वेरी डेडली डिजीज। Let us contribute our bit and keep our air pollution under check by not smoking and by not violating and emission norms as prescribed for the vehicles we use. अब वाटर पॉल्यूशन क्या है, जिस तरह एयर है वैसे वाटर भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये पॉल्यूट होगा तो ये भी हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है। मैनी स्टेट्स इन इंडिया आर ऑन द ब्लिंक ऑफ वाटर फेमाइन। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल मेन पॉइंट पे हैं, पीक पॉइंट पे हैं फेमाइन की, यानी कि पानी नहीं है, वहाँ पे सूखा पड़ चुका है। तो सीरियस प्रॉब्लम वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ रही है। देखिए आपको पिक्चर भी दी हुई है, ये हालत दिखाई हुई है आपको कि ह्यूमन लाइफ के लिए क्या थ्रेट है, किस तरह से पानी आपका किस तरह से ख़त्म हो चुका है, ये जहाज़ कैसे बिल्कुल खाली हैं। यूज़ ऑफ पॉल्यूटेड वाटर लीड्स टू डिजीज़, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम आपकी होती है वाटर पोल्यूशन के कारण। तो क्या क्या रीज़न है वाटर पोल्यूशन के, डोमेस्टिक सीवेज जो हमारा जाता है रिवर्स में वो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है वो, एग्रीकल्चर रन ऑफ जाता है रिवर में वो, एंड थर्मल पावर हाउसेस जो डिस्चार्ज करते हैं आपका वो। एक बिटर ट्रुथ क्या है, फार्मर ऑफन वॉश वेजिटेबल्स इन द नालाज। ये कह रहे हैं ये सच्चाई है, जो किसान हैं वो अपनी सब्जियां भी नाले में धोते हैं, अनट्रीटेड सीवरेज वाटर में।
और अगर हम उन्हें ऐसे ही खा लें तो वो हमारे लिए एक डेडली डिजीज़ बन सकती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी वेजिटेबल आप घर पे लाते हैं तो पहले उसको अच्छे से पानी में रखिए, उसको अच्छे से साफ़ कीजिए, धोइए, फिर उसको खाइए। नेक्स्ट आपका है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन भी आपको पता है, नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है। और ये किससे होता है? मिलियंस ऑफ व्हीकल्स एंड लाउड हॉर्न्स जो ये प्ले होते हैं रोड पे, इनकी वजह से। ये आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ट्रैफिक है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कार वगैरह का स्पीकर लगे हुए हैं, कोई अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है तो आपका नॉइज़ पोल्यूशन है। एक्सेसिव नॉइज़ कॉजेज इरिटेशन। देखो कहीं आपको ही पता है, अगर घर पे आपके टीवी की आवाज़ ज़्यादा होती है तो आप बोलते हैं ना भाई टीवी की आवाज़ कम करो। क्यों? क्योंकि आप इरिटेट होने लगते हैं, अननेसेसरी फैटिग, थक जाती है आपकी बॉडी और इन माइंड। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ से होता है? व्हीकल इंजन, इंडस्ट्रियल मशीन, आपके मिक्सर, ग्राइंडर, वाटर बूस्टर, वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ें आपके घर पे हैं वहाँ से। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ environmental problem relates to excessive exploitation of natural resources और degradation of resources। नेचुरल रिसोर्स हमारे होते हैं फॉरेस्ट, मिनरल, सॉइल, ये सब हमारे क्या है? नेचुरल कैपिटल है। इन ऑर्डर टू अचीव, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमें अपने नेचुरल और फिजिकल रिसोर्स दोनों को साथ में संभाल के चलना है। अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, देयर इज़ अ डेप्रिसिएशन, दोनों की वैल्यू में कहीं ना कहीं कमी आएगी। वी मेक प्रोविज़न फॉर द रिप्लेसमेंट, हमें कोई रिप्लेसमेंट रखना है अपने फिजिकल कैपिटल के रिप्लेसमेंट के लिए, बट द डेप्रिसिएशन और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल इज़ ऑफन इग्नोर्ड और पुअरली एड्रेस्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स में क्या कहा गया है? Yes, environmental degradation is avoidable. Avoidable opportunity cost of development। जो environmental degradation है avoidable है, हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? भाई एक चीज़ को जाने दे रहे हैं अगर उसके बदले में हमें क्या है? कोई दूसरी चीज़ हमें मिल रही है। जैसे यूजिंग ऑफ लेड, आप पल्सेस कर रहे हैं तो आपने किसकी प्रोडक्शन, राइस की प्रोडक्शन को लॉस किया। या तो आप दाल उगा लीजिए, चावल उगा लीजिए। तो अगर चावल छोड़ते हैं तो पल्सेस नहीं होंगी। तो ये अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी। बट अनएनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अकरिंग किसके कारण होता है? अगर देखो डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका क्या है? डिग्रेडेशन हो रहा है पर ग्रोथ भी तो हो रही है ना, तो ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों की कटाई एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।